हेलो एवरीवन गाइस, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। और भारत के इतिहास में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया क्या, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें से आरंभिक आक्रमण और दिल्ली सल्तनत हम समाप्त कर चुके हैं। साथ ही साथ मुगल वंश में बाबर और हुमायूं के बारे में हम पूरा पोर्शन कवर कर चुके हैं। स्टार्ट किए थे क्या, अकबर के बारे में भी, उनके आरंभिक आक्रमण, साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में अपन देख चुके हैं। अब बचा है क्या, स्थापत्य कला और अकबर के दरबार के 9 रत्नों के बारे में ये पोर्शन बचा हुआ है अकबर के बारे में। ठीक है, ये जो आपकी क्लासेस है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, स्थापत्य कला। ठीक है, अकबर कालीन स्थापत्य कला के बारे में लिखिए। क्वेश्चन आएगा मेंस में कि अकबर कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तब आपको कुछ पॉइंट इंट्रोडक्शन देना शुरू में कि अकबर के काल में या मुगलों के काल में कौन कौन सी कलाओं का संगम हुआ और किस टाइप की शैली का विकास हुआ, मतलब वास्तुकला में किस टाइप की शैली का विकास हुआ, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के नमूने अकबर के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फतेहपुर सिकरी नामक नगर। कौन सा नगर, फतेहपुर सिकरी नामक नगर अकबर ने ही बसाया था। ठीक है, हम लोग कल पढ़े ना कि ये नगर 3 ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, साथ ही चौथा और क्या है, जल है। मतलब क्या है, पूर्ण सुरक्षा इस नगर को दी गई है। और जब ऐसा भव्य शहर बन चुका है, तब अकबर ने इस फतेहपुर सिकरी नामक नगर में क्या बनाया है, अनेक महल बनवाए हैं। अकबर ने इस फतेहपुर सिकरी नगर में अनेक महल बनाए हैं और इन सब महलों के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा महल है, जोधा भाई का महल। कौन सा महल है, जोधा भाई का महल। जोधा भाई कौन है, उनकी वाइफ है। ठीक है, अगला है तुर्की सुल्ताना का महल। कौन सा महल, तुर्की सुल्ताना का महल। ठीक है, फिर आता है मरियम का महल। कौन सा महल, मरियम का महल। फिर आता है बिरबल का महल, फिर है पंचमहल, खास महल, फिर आता है जामा मस्जिद। क्या आता है, जामा मस्जिद। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया है, इल्तुतमिश ने बनवाया है। अगर पूछ रहा है फतेहपुर सिकरी का जामा मस्जिद, तो क्या आएगा आंसर, अकबर। ध्यान देना, स्थान जरूर देखना, जामा मस्जिद देख के टिक नहीं कर देना है। वो बदायूं के बारे में पूछ रहा है, दिल्ली के बारे में पूछ रहा है, आगरा के बारे में पूछ रहा है, या फतेहपुर सिकरी के बारे में पूछ रहा है, यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन आएगा प्री में कि फतेहपुर सिकरी का जामा मस्जिद किसने बनवाया है, अकबर ने बनवाया। किसने बनवाया है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद बनवाया था। जबकि इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में बदायूं में क्या बनवाया था, जामा मस्जिद बनवाया था। ठीक है, दिल्ली और आगरा के बारे में देखेंगे अपन बाद में, शाहजहां के टाइम में। ठीक है, इन्होंने फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। साथ ही बनाया कि वहां दीवाने आम एवं दीवाने खास, क्या बनाया है, दीवाने आम एवं दीवाने खास का निर्माण अकबर ने इस फतेहपुर सिकरी नामक नगर में किया था। ठीक है, ध्यान देना, ये दीवाने आस है, दीवाने खास है, वही क्या था, इबादत खाना था। वही क्या था, इबादत खाना था, जहां पर सभी धर्म के लोग आकर अपने विचार प्रस्तुत करते थे। ठीक है, साथ ही साथ इस फतेहपुर सिकरी नगर में क्या है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। किसका मकबरा है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इस फतेहपुर सिकरी नामक नगर में ही है। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। और अब फतेहपुर सिकरी से बाहर आते हैं। अगला कौन सा है, आगरा किला। अगला कौन सा है, आगरा का किला। यह भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया है, अकबर के द्वारा ही आगरा का किला बनवाया गया था। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण है किसके बारे में, अकबर कालीन स्थापत्य कला के बारे में। अच्छा, अब हम लोग कल पढ़े हैं हुमायूं का मकबरा। क्या पढ़े हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन पूछेगा हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है, उनकी वाइफ हमीदा बानो जी ने बनवाया। हुमायूं की वाइफ हमीदा बानो जी ने क्या बनाया है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। लेकिन किनके शासनकाल में बनवाया था, अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में ही हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। इसी कारण वो भी अकबर कालीन स्थापत्य कला का नमूना माना जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पर पूछा यूपीएससी कि हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में बना हुआ है, याद रखना, 4 बाग शैली। कौन सी शैली है, 4 बाग शैली में।
हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में बना हुआ है। मतलब क्या है, मकबरे के पास में, मकबरे के सामने 4 ठोक गार्डन है, इसी को हम लोग क्या बोले हैं, 4 बाग शैली। क्या बोले हैं, 4 बाग शैली। ताजमहल भी 4 बाग शैली में ही बना हुआ है, ठीक है, ताजमहल भी 4 बाग शैली में ही बना हुआ है। खत्म होता है क्या, अकबर कालीन स्थापत्य कला। अब प्री में अकबर के दरबार के 9 रत्नों के बारे में पूछता है, ठीक है, पूछता है मतलब इन द सेंस इन सब के नाम को पूछेगा कि इनके द्वारा कौन सी चीज ट्रांसलेट की गई थी या फिर कौन सी उपाधि धारण की गई थी। ये क्वेश्चन पूछता है उनके 9 रत्नों के बारे में। मेंस में अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों के नाम लिखिए, ये 9 रत्नों के बारे में बताइए। 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स से भी पूछ सकता है क्वेश्चन ये वाला, अकबर के दरबार के 9 रत्नों के बारे में। सुन लीजिए कौन कौन है। पहला कौन थे, बीरबल। पहले कौन थे, बीरबल, जो कि क्या थे, अकबर के प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये, अकबर के प्रधानमंत्री। इनके बारे में प्री में क्वेश्चन पूछा है कि इनके बचपन का नाम या पहला नाम क्या था, महेश दास। नाम क्या था इनका, महेश दास इनका मूल नाम है। बाद में इनको बीरबल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, बीरबल। इनका मूल नाम क्या था, महेश दास था, और ये अकबर के प्रधानमंत्री थे और क्या थे, अत्यधिक बुद्धिमान थे। अत्यधिक बुद्धिमान थे कौन, बीरबल। अगले हैं कौन, अबुल फजल। अगले कौन है, अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा की रचना की। ये क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं क्या, कि अकबरकालीन साहित्य में पढ़ चुके हैं ना। अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। हमने वहां भी पढ़ा है क्या, आईन ए अकबरी कोई अलग ग्रंथ नहीं है, जबकि वो क्या है, अकबरनामा का ही तीसरा हिस्सा है, तीसरा पार्ट क्या कहलाया है, आईने अकबरी। अबुल फजल ने क्या की है, अकबरनामा की रचना की है। फिर आता है कौन, तानसेन जी। कौन आते हैं, तानसेन जी। ये क्या है, संगीतज्ञ है, संगीत सम्राट है। तानसेन जी क्या है, संगीत सम्राट है, बहुत बेहतरीन मधुर संगीत गाते हैं। कौन, तानसेन जी। और इन्होंने एक उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि, कंठाभरवानी विलास की उपाधि। कौन सी उपाधि, कंठाभरवानी विलास की उपाधि तानसेन जी ने धारण की थी। क्वेश्चन पूछा, जो भी यहां पर ब्लू मार्कर में लिखा हूं मैं, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कंठाभरवानी विलास की उपाधि तानसेन जी ने धारण की थी, ठीक है। अगले को आते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन है अगले, अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन है ये कौन है, बैरम खां के पुत्र हैं। बैरम खां और सलीमा बेगम के पुत्र हैं। कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना। हमने पढ़ा है क्या, बैरम खां अकबर के संरक्षक थे और तभी उन्हें खान ए खाना की उपाधि मिली थी। इसी कारण उनके पुत्र अब्दुल रहीम को भी अब्दुल रहीम खाने खाना कहा गया था, ठीक है। ध्यान देना, ये जहांगीर के गुरु हैं, ये जहांगीर के गुरु हैं। कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना। साथ ही इन्होंने तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। किस नाम से, बाबरनामा। किस नाम से किया, बाबरनामा नाम से फारसी अनुवाद किया। किसने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है। इन्हें गोद लिया था किसने, अकबर ने इन्हें गोद लिया था। अगले रत्नों में से एक कौन है, मान सिंह जी। अगले कौन से हैं, मान सिंह जी, जो आमेर के राजा थे। आमेर के राजा नाम क्या है, भारमल। उनके पौत्र हैं कौन, मान सिंह, ठीक है। हमने कल लिखा है अकबर की राजपुताना विजय अभियान नीति या विजय नीति। इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है क्या, कि खुद से सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो क्या वैवाहिक संबंध स्थापित कर लीजिए, और नहीं तो फिर आक्रमण झेलिए, ठीक है। उसी कड़ी में आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई का विवाह किससे किया था, अकबर से किया था। और तब राजा भारमल के पौत्र मान सिंह जी को सेना में, अकबर की सेना में उच्च पद दिया गया था। जब उच्च पद दिया गया है तब ईमानदारी से काम करते कौन, मान सिंह जी। और इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अकबर के साम्राज्य विस्तार में मान सिंह जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक अच्छे सेनापति हैं, कुशल सेना नायक है कौन, मान सिंह जी, ठीक है। अगले कौन है, मुल्ला दो प्याजा। इनके बारे में कहीं पूछा नहीं गया है, बस याद रखना कि ये क्या है, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक है। नाम क्या है, मुल्ला दो प्याजा जी, ठीक है। ये बहुत ही वाकपटु थे। अगला आता है फैजी। अगला कौन है, फैजी। फैजी कौन है, अबुल फजल के क्या है, ये भाई हैं। अबुल फजल के भाई हैं कौन, फैजी। इन्होंने महाभारत और लीलावती का फारसी में अनुवाद किया है, ठीक है। ये अपन कल भी पढ़े हैं कि फैजी ने महाभारत और लीलावती का फारसी अनुवाद किया था, ठीक है। लास्ट 8 नंबर पे कौन है, टोडरमल जी। कौन है, टोडरमल जी। एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हमने देखा है हुमायूं के बारे में। हुमायूं को हराया किसने था, शेर शाह सूरी ने। किसने हराया था, शेर शाह सूरी जी ने हुमायूं को पराजित किया था। उस शेर शाह सूरी के दरबार में एक
भू राजस्व अधिकारी है, नाम क्या है इनका, टोडरमल। नाम क्या था, टोडरमल, जो कि शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। लेकिन बाद में उनकी मृत्यु के बाद या कुछ समय पश्चात जब अकबर का शासन स्थापित हुआ, तब टोडरमल जी अकबर के दरबार में एक अधिकारी के रूप में काम करेंगे, भू राजस्व अधिकारी के रूप में काम करेंगे, मंत्री के रूप में काम करेंगे। और जब मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं तब इन्होंने दहसाला बंदोबस्त इजाद किया। क्या इजाद किया, दहसाला बंदोबस्त। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे दहसाला बंदोबस्त होता क्या है। ठीक है, टैक्स कैसे वसूलना है उसके बारे में क्या है, ये दहसाला बंदोबस्त निर्धारित किया गया। ठीक है, टोडरमल जी अगर क्वेश्चन पूछता प्री में कि शेरशाह सूरी और अकबर के बीच की कड़ी कौन है, कौन है, टोडरमल जी। कौन है, टोडरमल जी, जिन्होंने दहसाला बंदोबस्त अपनाया था। क्लियर है। लास्ट कौन है, हकीम हुकाम जी। लास्ट कौन है, हकीम हुकाम जी, जो कि अकबर के मित्र हैं। जो क्या है, अकबर के मित्र हैं। क्लियर है। खत्म होता है क्या, अकबर के बारे में। अकबर के बारे में अपन समाप्त कर चुके हैं। अब देखते हैं उनके पुत्र सलीम अर्थात जहांगीर के बारे में। ठीक है, अकबर आपका खत्म हो चुका है। ठीक ला, स्टार्ट करने वाले हैं जहांगीर। ठीक है, अकबर की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य उनके पुत्र सलीम अर्थात जहांगीर को मिला है। ठीक है, अब कौन बादशाह बन गया है, जहांगीर अब मुगल साम्राज्य के बादशाह बन चुके हैं और इनका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। ये कौन है, अकबर और जोधाबाई के पुत्र हैं। कौन है, जहांगीर अकबर और जोधाबाई के पुत्र हैं, जिनका जन्म कब हुआ है, 1569 में। कब हुआ जन्म, 1569 में हुआ है। शेख सलीम चिश्ती जी की कुटिया में हुआ है। हमने पढ़ा ना कल कि अकबर की कोई संतान नहीं हो रही थी, तब शेख सलीम चिश्ती जी की कृपा से क्या हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। इसी कारण अकबर ने शेख सलीम चिश्ती जी के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, सलीम रखा था। जहांगीर का जन्म कहां हुआ है, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही जहांगीर अर्थात सलीम का जन्म हुआ था। फिर अभी कुछ देर पहले के अपन क्या पढ़े, नौरत्न पढ़े, अकबर के दरबार के नौरत्न पढ़े हैं। उसमें से हमने पढ़ा था क्या, अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या पढ़ा है, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि बैरम खां के पुत्र थे और जिन्हें अकबर ने गोद लिया था। यही अब्दुल रहीम खाने खाना क्या है, जहांगीर के गुरु हैं। जहांगीर के गुरु हैं कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना जी। क्लियर है। ध्यान देना, जन्म कब हुआ है, 1569 में। जन्म कब हुआ है, 1569 में। लेकिन साम्राज्य मिला कब है, 1605 में। 1605 में साम्राज्य मिला, मतलब जब तक साम्राज्य मिला तब तक आधी उम्र समाप्त हो चुकी है किसकी, जहांगीर की। मतलब एक बहुत बड़े समय तक, एक बहुत लंबे समय तक केवल राजकुमार बनकर रहना पड़ा किसको, जहांगीर को। केवल शहजादा बनकर रहना पड़ा है। और जब तक शासन मिला तब तक उनके पुत्र भी शासन या शासन करने योग्य बोलना चाहिए, शासक बनने के योग्य हो गए थे। और यही कारण बनेगा क्या, कुछ छुटपुट विद्रोह का। यही कारण बनेगा छुटपुट विद्रोह का, कि जब इनको शासन करने का मौका मिला उस समय तक इनके पुत्र ही शासक बनने के योग्य हो गए थे। देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इनकी पत्नियों के बारे में। जहांगीर की पत्नियों के बारे में देखते हैं। तो 3 पत्नियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सब पत्नी के बारे में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जो 3 पत्नी हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ध्यान देना, पहली पत्नी कौन है, मानबाई है। पहली पत्नी कौन है, मानबाई है। फिर कौन है, जगत गोसाई है। और तीसरी पत्नी का नाम क्या है, मेहरुन्निसा अर्थात नूरजहां। क्या नाम है, मेहरुन्निसा अर्थात नूरजहां, उनका ही नाम है। फिर से रिपीट करो मैं, पहली पत्नी का नाम क्या है, मानबाई। फिर क्या नाम है, जगत गोसाई। और तीसरी बीवी का नाम क्या है, मेहरुन्निसा। और उन्हीं का ही नाम क्या है, नूरजहां है। नाम क्या है, नूरजहां। मानबाई कौन है, ये राजा भगवान दास की पुत्री है। आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री कौन है, मानबाई है। ठीक है, और इनसे ही जहांगीर और मानबाई से एक पुत्र की प्राप्ति। उस पुत्र का नाम क्या है, खुसरो है। क्या नाम है, खुसरो मानबाई और जहांगीर का पुत्र है। ठीक है, खुसरो कौन है, मानबाई और जहांगीर का पुत्र है। ध्यान देना, कुछ समय पश्चात 1601 ईस्वी में मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली है। ठीक है, जो मानबाई है, जो खुसरो की माता श्री है, उन्होंने 1601 ईस्वी में अफीम खाकर आत्महत्या कर ली है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी दूसरी पत्नी जगत गोसाई के बारे में। नाम क्या है, जगत गोसाई। ये मारवाड़ के शासक राणा उदय सिंह जी की पुत्री है। मारवाड़ के शासक राणा उदय सिंह जी की पुत्री कौन थी, जगत गोसाई।
जिनसे जहांगीर ने विवाह किया, और जगत गोसाई और जहांगीर से फिर से एक पुत्र होगा। उस पुत्र का नाम क्या है? खुर्रम। उस पुत्र का नाम क्या है? खुर्रम। और आगे चलकर यही खुर्रम क्या बनेगा? शाहजहां बनेगा। क्या बनेगा? शाहजहां। देखेंगे उसके बारे में। अभी ना इनकी सेकंड वाइफ कौन है? जगत गोसाई, जो कि मारवाड़ के शासक राणा उदय सिंह जी की पुत्री है, जिनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ है। नाम क्या है उसका? खुर्रम। और यही खुर्रम आगे चलकर क्या बनेगा? शाहजहां बनेगा। क्या बनेगा? शाहजहां। अब देखते हैं इनकी तीसरी पत्नी जो महत्वपूर्ण है कौन है? मेहरुन्निसा अर्थात नूरजहां। नाम क्या है? मेहरुन्निसा अर्थात नूरजहां इनकी तीसरी पत्नी का नाम है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान देना, ये कोई राजघराने से नहीं, मेहरुन्निसा या फिर नूरजहां कोई राजघराने से नहीं है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? एतमाद दौला। माता का नाम क्या है? अस्मत बेगम। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको याद करना है। नूरजहां के पिता का नाम क्या है? एतमाद दौला। और इनके नाम से ही नूरजहां इनकी मृत्यु के बाद बनाएगी एतमाद दौला का मकबरा। एतमाद दौला का मकबरा मेहरुन्निसा बनवाएगी इनकी मृत्यु के बाद। इसीलिए आपको याद करना जरूरी है। क्या? एतमाद दौला कौन है? नूरजहां के पिता हैं। इनकी माता का नाम क्या है? अस्मत बेगम। नाम क्या है? अस्मत बेगम। फेमस क्यों अस्मत बेगम? क्योंकि वो तरह तरह के अलग अलग फ्रेग्रेंस के इत्र बनाती है। अलग अलग तरीके के फ्रेग्रेंस के इत्र बनाती है। कौन? अस्मत बेगम। और उनकी पुत्री कौन है? नूरजहां है। कौन है उनकी पुत्री? नूरजहां। ध्यान देना, नूरजहां का पहले विवाह हो चुका था। नूरजहां का पहले विवाह हो चुका था, लेकिन बाद में इनके पति की, नूरजहां के पहले पति की मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु जब हो जाएगी तब ये क्या है? जहांगीर के दरबार में बोलना चाहिए, वहां काम करती है। काम करती है तो एक दिन जहांगीर उसे देखेंगे और सम्मोहित हो जाएंगे। सम्मोहित जब हो गए हैं तब उनसे विवाह करेंगे। ठीक है, जब इनसे सम्मोहित हो गए हैं तब इनसे विवाह करेंगे। और बाद में नूरजहां का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा। जहांगीर के ऊपर नूरजहां का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। आखिर में जहांगीर ये भी बोलते हैं क्या कि अब मुझे शासन नहीं करना है, अब मुझे शासन नहीं करना है। जो भी देखेगी कौन देखेगी? नूरजहां देखेगी। और इस चीज का प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि बादशाह के सिक्कों में जहांगीर के साथ साथ नूरजहां का नाम भी अंकित है। ठीक है, जब नाम अंकित है मतलब समझ सकते हैं क्या कि इन सब रानियों में नूरजहां का प्रभाव जहांगीर पर सर्वाधिक था। क्योंकि सिक्कों में किनका नाम मिल रहा है? नूरजहां का नाम मिल रहा है। इस चीज से पुष्टि होती क्या कि नूरजहां का प्रभाव जहांगीर पर बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब शादी वादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं। अब देखते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में। जो अकबर थे 1605 तक, अकबर क्या है 1605 तक क्या बने हैं? शासक ही रहे हैं। तब तक जहांगीर बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा उम्र हो गया। जन्म कब हुआ है? 1569 में हुआ है। और गद्दी कब मिली है? 1605 में। बहुत लंबा टाइम निकल गया है। इस कारण फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कौन? जहांगीर जी। जहांगीर जी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उनको गद्दी में बैठने मिल नहीं रहा है। ठीक है, राजकाज संभालने मिल ही नहीं रहा, और इसी कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अकबर के खिलाफ 1599 में जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। और इलाहाबाद आकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे हैं। ठीक है, जहांगीर ने 1599 में अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इलाहाबाद आकर खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया है। ठीक है, किसने? जहांगीर ने किया। अब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य से अलग होकर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। कौन? जहांगीर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1604 के बाद, लेकिन बात कब की? 1604 में। अब अकबर थोड़े बीमार हैं। तब जहांगीर अकबर के पास आए हैं और उनसे क्षमा मांगी है, उनसे क्षमा याचना की है, माफी मांगी है। तब अकबर ने जहांगीर को माफ कर दिया। कब की बात है? 1604 में इन्होंने जहांगीर को माफ कर दिया। अकबर ने जहांगीर को माफ कर दिया क्योंकि माफी मांग रहे हैं। ठीक है, और एक पिता अपने बेटे को माफ कर देता है चाहे कितनी भी बड़ी गलती रहे। ठीक है, इसी कारण अकबर ने जहांगीर को माफ कर दिया 1604 में। ठीक है, ठीक एक साल बाद 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में क्या हो जाएगी? अकबर की मृत्यु हो जाएगी। ध्यान देना, जब अकबर अपनी मृत्यु शैया पर है, जब अपने अंतिम समय पर है, तब जो मंत्री हैं या जो राजघराना है उनमें जो गणमान्य नागरिक हैं जो जिन्हें अच्छा सा एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनमें मतभेद चल रहे हैं। किस बात को लेकर कि जो अगला बादशाह है, अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा। ध्यान देना,
कायदे से बनना चाहिए किनको, जहांगीर को। जहांगीर को कायदे से बनना चाहिए क्या, अगला मुगल बादशाह। लेकिन कुछ विद्वान व्यक्तियों का मानना है कि जहांगीर की उम्र निकल चुकी है, ठीक है, इसलिए अगला बादशाह अब जहांगीर के पुत्र खुसरो को घोषित कर देना चाहिए, ठीक है। अकबर के बाद जहांगीर को पद न देते हुए सीधा जहांगीर के पुत्र खुसरो को बादशाह घोषित कर देना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं क्या कि जहांगीर का राज्याभिषेक बहुत विवादास्पद तरीके से हुआ था, क्योंकि उनके दरबार के ही कुछ लोग क्या मानते थे कि जहांगीर की जगह सीधे खुसरो को ही बादशाह घोषित कर देना चाहिए। लेकिन जब अकबर अपने अंतिम समय पर हैं, तब उन्होंने अपनी पगड़ी निकालकर जहांगीर के सर पर डाली है। मतलब क्या है, जहांगीर को ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जहांगीर को ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, ठीक है। मतलब अगले बादशाह कौन बनेंगे, जहांगीर बनेंगे। अगले बादशाह कौन बनेंगे, जहांगीर बनेंगे। कब, 1605 में जहांगीर बादशाह बनेंगे। लेकिन इस बात से सहमत नहीं कौन, ये खुसरो भाई साहब सहमत नहीं है, ठीक है, ये सहमत नहीं है। अब जब दरबारियों ने एक बार बोल दिया है कि ये बादशाह बनने के लायक है, मतलब इनके मन में क्या रहेगा कि बादशाह मुझे ही बनना चाहिए। इसीलिए कुछ समय पश्चात खुसरो भी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करेंगे, खुसरो भी जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करेंगे, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं अपन, ये इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया, ठीक है। ये कौन थे, अकबर और जोधाबाई के पुत्र थे। गुरु का नाम क्या था, अब्दुल रहीम खाने खाना। फिर हमने देखा उनकी पत्नियों के बारे में, मानबाई, जगत गोसाई और मेहरुन्निसा। क्लियर है। देखते हैं इनके बारे में अगला कुछ फैक्ट। देखते हैं जहांगीर के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है क्या, इन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, क्योंकि इनको गद्दी मिल ही नहीं रही, इसीलिए परेशान हो गए हैं। और इन्होंने 1599 में अपने पिता अकबर के खिलाफ कर दिया है, विद्रोह कर दिया। विद्रोह करेंगे और इलाहाबाद आकर खुद को क्या स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं कौन, जहांगीर। लेकिन कुछ समय पश्चात ही 1604 में इन्होंने अपने पिता से माफी मांग ली है, ठीक है। जब माफी मांग ली तो अकबर क्या है, खुश है। अकबर क्या है, खुश है। और इसी कारण उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जहांगीर को ही घोषित किया है। अकबर ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र सलीम अथवा जहांगीर को ही घोषित किया है। और इसी कड़ी में 1605 में अकबर का जहांगीर का क्या होगा, राज्याभिषेक होगा। लेकिन कुछ देर पहले ही बोला मैं क्या कि जहांगीर का राज्याभिषेक बहुत ही विवादास्पद तरीके से हुआ है, क्योंकि उनके दरबार के ही कुछ विद्वान मानते हैं क्या कि जहांगीर की जगह सीधे उनके पुत्र को ही, खुसरो को ही बादशाह घोषित कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि अकबर ने उन्हें चुना है, इसीलिए वो ही बादशाह बनेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब जहांगीर के पुत्र खुसरो के मन में क्या है, विद्रोह की भावना है। और इसीलिए वो इनसे अलग हटकर, जहांगीर से अलग हटकर खुद को इंडिपेंडेंट साबित करना चाह रहे हैं, इसीलिए इनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। इसीलिए खुसरो भी विद्रोह करेंगे अपने पिता के विरुद्ध। ध्यान देना, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कौन किया था, जहांगीर किया था। अब जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। वो अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किए हैं, अब इनका पुत्र ही इनके खिलाफ विद्रोह कर रहा है और बड़ा भयंकर विद्रोह करेगा, ठीक है। देखते इस बारे में 1606 में खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की सहायता से अपने पिता जहांगीर के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया है। सुनिए क्या बोल रहा मैं, 1605 में क्या हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है। और ठीक एक साल बाद ही 1606 ईस्वी में जहांगीर के ही पुत्र खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की सहायता से अपने पिता जहांगीर के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया है तब जहांगीर क्या है, बहुत ही क्रोधित है, बहुत ही गुस्से में है। और उन्होंने अपने सेकंड पुत्र खुर्रम को आदेश दिया क्या, विद्रोह को दबाने के लिए। उन्होंने खुर्रम को आदेश दिया क्या कि जाओ और विद्रोह को दबा के आओ या फिर खत्म करके आओ, ठीक है। इसी कारण खुसरो और खुर्रम के मध्य एक युद्ध होने वाला है। जहांगीर के 2 पुत्र, नाम क्या था, खुसरो, और एक का नाम क्या था, खुर्रम। इन दोनों के मध्य अब क्या होने वाला, युद्ध होने वाला। और उस युद्ध को हम लोग बोलते हैं क्या, भेरावल का युद्ध। क्या बोलते हैं, भेरावल का युद्ध, जो कि खुसरो एवं खुर्रम के मध्य लड़ा गया। ये दोनों कौन है, जहांगीर के पुत्र ही हैं। ये दोनों कौन है, जहांगीर के पुत्र हैं। जो खुसरो है जहांगीर और मानबाई का पुत्र था, जो खुर्रम है
जहांगीर और जगत गोसाई जी का पुत्र था। ठीक है, अब जब युद्ध हुआ उसमें जीता कौन है? खुर्रम जीत गया। खुर्रम जीत गया क्योंकि उनके पास क्या एक विशाल शाही सेना है। पूरी मुगल सेना किनके साथ में है? इस खुर्रम के साथ में है, जिनका सामना खुसरो नहीं कर पाएगा। और युद्ध में जीता कौन है? खुर्रम जीत गए हैं, खुसरो पराजित हुए हैं। जब पराजित हुए हैं तब इनको बंदी बनाया गया है और बाद में इनकी आंख फोड़ दी गई है। बाद में इनकी आंख फोड़ दी गई है, इनको अंधा कर दिया गया है। विद्रोह किया किसने था? खुसरो ने किया था। वो भी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की मदद ली थी। लेकिन जहांगीर ने क्या किया है? इनकी आंख फोड़ी है, जबकि उन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को क्या दिया है? मृत्यु दंड दिया है। ये सिर्फ हेल्प किए थे, लेकिन फिर भी इनको क्या दिया है? मृत्यु दंड दिया। किसने? जहांगीर ने। इनको क्या किया? केवल अंधा किया है, जबकि 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मृत्यु दंड दिया है। अब क्या है? दो समुदायों के बीच कटुता फैल रही है। दो समुदायों के बीच कटुता फैलने लगी थी इस मृत्यु दंड के पश्चात। ठीक है, अब देखते हैं अगला अभियान। अब खुर्रम की इमेज कैसे है? बहुत ही पराक्रमी के रूप में है। ठीक है, अब जब एक बार इन्होंने अपने भाई को हरा दिया है, तब जहांगीर की नजरों में ये ऊंचे उड़ गए हैं। अब उन्हें लग रहा है क्या कि ये किसी भी विद्रोह का, खुर्रम जो है किसी भी विद्रोह का दमन करते हैं या किसी भी अभियान को सफल बना सकते हैं। इसलिए अब आने वाले समय में जहांगीर सभी अभियानों में इन्हें ही भेजेंगे। कौन? जहांगीर। इसी कड़ी में उन्होंने किया है कौन सा? मेवाड़ अभियान। क्या किया है? मेवाड़ अभियान। कुछ दिन पहले पढ़े क्या? अकबर पढ़े। ठीक है, अकबर में हमने पढ़ा है क्या? मेवाड़ अभियान, हल्दी घाटी के युद्ध। क्या पढ़ा? हल्दी घाटी के युद्ध, जहां पर हमने पढ़ा है क्या? महाराणा प्रताप जी ने जीते जी कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात वो कहां चले गए हैं? जंगल में चले गए हैं, और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र अमर सिंह क्या बना है? शासक बना था, जिसने बाद में जहांगीर से संधि कर ली थी। ये अपन पढ़े हैं कब? जब पढ़े हैं हल्दी घाटी के युद्ध। ठीक, उस समय पढ़ाया था मैं। अभी सुनना, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य बनती नहीं है। अमर सिंह और जहांगीर के मध्य बनती नहीं है। अपने पिता के अनुरूप ही अमर सिंह बार बार मुगलों के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं। जब विद्रोह करते तो इनके खिलाफ कड़ा अभियान छेड़ना चाह रहे कौन? जहांगीर। और इसीलिए 1605 से लेकर 1615 तक, 1605 से लेकर 1615 तक अनेक बार उन्होंने मेवाड़ अभियान किया, अनेक बार मेवाड़ पर आक्रमण किया है। मुगलों की सेना ने 1605 से लेकर 1615 तक उन्होंने अनेक बार यहां पर आक्रमण किया है। हर बार इन दोनों के मध्य घमासान युद्ध हो रहा था, लेकिन अंत में जब खुर्रम आ रहे हैं तब अमर सिंह ने देखा क्या कि हर बार दोनों पक्षों को भारी जनधन की हानि हो रही है, और इसी कारण अमर सिंह ने कुछ समय पश्चात कर लिए इनसे संधि कर 1615 में इनसे संधि कर लिए। किनसे? खुर्रम से। शासन किनका है? जहांगीर का है, लेकिन लड़ने कौन आया था? उनका पुत्र खुर्रम आया था, और अमर सिंह ने बाद में इनसे संधि कर लिया। ध्यान देना, संधि केवल बादशाह के नाम पर ही होती है, लड़ने कोई भी है, संधि बादशाह के नाम पर ही होती है। इसी कारण बोलते हैं क्या? अमर सिंह और जहांगीर के मध्य संधि हो गई है। अब क्या है? वो मेवाड़ का अभियान नहीं करेंगे। अब मेवाड़ का अभियान नहीं करेंगे कौन? मुगल बादशाह लोग नहीं करेंगे। दोनों के मध्य क्या हो गई है? संधि हो गई है। जब संधि हो गई है तब मुगलों को भी फायदा है। फायदा क्यों है? क्योंकि अब कभी भी मेवाड़ के लोग विद्रोह नहीं करेंगे, और इस बात से बहुत खुश है कौन? जहांगीर बेहद प्रसन्न है कि जो काम उनके पिता नहीं कर पाए वो काम जहांगीर की पुत्र ने कर दिया। जहांगीर के शासनकाल में ऐसा बहुत अच्छा काम हुआ है। ठीक है, इसका जहांगीर क्या है? प्रसन्न है, और इन्होंने अपने पुत्र खुर्रम को खुर्रम शाह की उपाधि दी है। इस मेवाड़ अभियान के कारण ही जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को खुर्रम शाह की उपाधि दी है। अभी भी शाहजहां नहीं बने, अभी क्या बने? केवल खुर्रम शाह बने हैं। शाहजहां कब बनेंगे बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी ध्यान देना, खुर्रम से क्या बन गए हैं? खुर्रम शाह बन गए हैं। मेवाड़ अभियान के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को खुर्रम शाह की उपाधि दी थी। क्लियर है? अब देखते हैं दक्षिण विजय अभियान। जहांगीर का दक्षिण विजय अभियान हम पढ़े अकबर के समय में। अकबर के समय में भी 4 महत्वपूर्ण राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अकबर के समय में दक्षिण भारत में 4 महत्वपूर्ण राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। खानदेश ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन बाकी तीनों ने
स्वीकारने से, बाकी तीनों ने उनकी अधीनता स्वीकारने से मना कर दिया था। ठीक है, ये पढ़े अपन। लेकिन बाद में अहमदनगर और बीजापुर पर अकबर ने अभियान किया, विजय अभियान किया, उनको अपने अधीन बनाया है। ठीक है, अकबर ने उनको अपने अधीन बनाया था। लेकिन जैसे ही 1605 में अकबर की मृत्यु हुई है, अहमदनगर और बीजापुर ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई है, अहमदनगर और बीजापुर ने 1605 में ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब क्या है, जहांगीर अभी गुस्से में है, और गुस्से में है तब उन्होंने अपने पुत्र अर्थात खुर्रम को भेजा है क्या, कि जाओ और दक्षिण विजय अभियान करो। दक्षिण विजय अभियान मतलब अहमदनगर और बीजापुर अब मुझे अपने राज्य में वापस चाहिए। इस अभिप्राय से उन्होंने अपने पुत्र खुर्रम को दक्षिण विजय अभियान के लिए भेजा है। ठीक है, ध्यान देना। अब देखते हैं अहमदनगर के बारे में। अहमदनगर में उस समय एक बार क्वेश्चन पूछा है कि अहमदनगर किन के नेतृत्व में मुगलों से स्वतंत्र हुआ था। ध्यान देना, इस अहमदनगर के एक वजीर है, अहमदनगर के एक वजीर है, प्रधानमंत्री, नाम क्या है, मलिक अंबर। नाम क्या है, मलिक अंबर। और इन्होंने ही, वजीर मलिक अंबर ने ही अहमदनगर को स्वतंत्र घोषित किया था अकबर की मृत्यु के बाद। जब इस बात का पता जहांगीर को चला, तब उन्होंने अपने पुत्र खुर्रम को भेजा इस विजय अभियान के लिए। जब विजय अभियान करेंगे खुर्रम, तब मलिक अंबर और खुर्रम शाह के मध्य क्या होगा, युद्ध होगा। मलिक अंबर और खुर्रम शाह के मध्य युद्ध, जीते कौन, खुर्रम शाह जीत जाएंगे। इसमें खुर्रम शाह जीत जाएंगे, मलिक अंबर पराजित होगा। जब पराजित हो गया है तब अहमदनगर फिर से अब मुगलों के अधीन आ गया, फिर से अब मुगलों के अधीन आ गया है। साथ ही साथ बीजापुर में भी अब आदिल शाह और खुर्रम शाह के मध्य का होगा, मुकाबला होगा। ठीक, क्योंकि इन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया है, इसीलिए जो खुर्रम शाह है इस बीजापुर का अभियान करेंगे। और अभियान करेंगे मतलब जीते कौन है, खुर्रम शाह ही जीते हैं। बीजापुर के शासक आदिल शाह पराजित हुए हैं। ठीक है, बीजापुर के शासक आदिल शाह पराजित हो गए हैं। जब पराजित हुए हैं तब बीजापुर ने भी खुर्रम शाह की अर्थात जहांगीर की अधीनता स्वीकार की है। मतलब क्या है, मेवाड़ वाला मैटर सॉल्व हो गया। जो दक्षिण अभियान था, जो दक्षिण के जो राज्य हैं जो इंडिपेंडेंट घोषित हो गए थे, उन सब को भी इस खुर्रम शाह ने फिर से अपने अधीन कर लिया है। अब जहांगीर 7वें आसमान पर है, बेहद प्रसन्न है कौन, जहांगीर। और इसी कारण दक्षिण विजय अभियान के उपलक्ष्य में मतलब जब इसको जीत मिल गई है, इसी उपलक्ष्य में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम शाह को शाहजहां की उपाधि दी है। ध्यान देना, दक्षिण विजय अभियान के उपलक्ष्य में ही जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम शाह को शाहजहां की उपाधि दी है। याद रहेगा ये, शाहजहां की उपाधि कब मिली है, दक्षिण विजय अभियान के दौरान क्या मिली है, इन्हें शाहजहां की उपाधि मिली है। अब ध्यान देना, जो खुर्रम शाह अर्थात शाहजहां है और जो जहांगीर है, उनका पूरा ध्यान कहां अभी भारत में है, दक्षिण भारत में है। और इस मौके का फायदा सुदूर पश्चिमवर्ती इलाके में अलग राज्य लोग अपनाएंगे। ठीक है, अभी पूरा ध्यान कहां है इनका, भारत में है, दक्षिण भारत में है। और इस बात का फायदा जो दूर दूर तक फैले राज्य हैं, जहां तक समझ जाओ ये मुगलों का राज्य है, सपोज दैट मान के चलना ना, पूरा लगभग इंडिया में फैला हुआ है, और ये पश्चिम इलाका है, इंडिया नहीं बनाया हूं। ठीक है, ध्यान देना। अभी सपोज यहाँ मुगल सेना कहां पे है, यहाँ पे है। मतलब क्या है, इनके पास क्या सुनहरा मौका है, इनके पास क्या है, सुनहरा मौका है क्या, कि इस वाले क्षेत्र को ये आजाद करा ले, सुनहरा मौका है। क्योंकि क्या है, अभी जहांगीर और उनकी पूरी आर्मी इस वाले एरिया से बहुत दूर है, इसलिए इनके पास मौका बनता है क्या, कि इस वाले क्षेत्र को आजाद करा ले। और इसी कड़ी में विद्रोह हुआ है कंधार वाले एरिया में। कहां विद्रोह हुआ है, कांधार वाले एरिया में विद्रोह हुआ है। ध्यान देना, इस समय जो कांधार है, कांधार क्या है, भारत के अंदर यानी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता है क्या, कांधार अभी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता है। लेकिन क्योंकि शाहजहां और जहांगीर इनका पूरा ध्यान क्या अभी भारत पर है, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाकर फारस के शासक बन जाए, फारस के शासक फारस के सम्राट शाह अब्बास ने कंधार पर विजय प्राप्त कर ली है। वहां पर केवल मुगलों की आर्मी है, कोई भी अच्छा सेनापति कंधार में मौजूद नहीं है, क्योंकि जो खुर्रम शाह है, जहांगीर दोनों कहां है, इंडिया में है। और इस मौके का फायदा उठाकर
फारस के सम्राट शाह अब्बास ने कांधार पर कब्जा कर लिया। किसने कब्जा किया है? फारस के सम्राट शाह अब्बास प्रथम ने इस कांधार वाले इलाके पर कब्जा कर लिया। ये सब क्या रहा है? विजय अभियान रहा है। यहां सब जीते हैं, लेकिन एक पराजय हुई है। जहांगीर के समय क्या हुई है? एक पराजय हुई है, जब मुगल सेना को कांधार वाले एरिया में फारस के सम्राट शाह अब्बास प्रथम ने पराजित किया, और ये कांधार वाला एरिया अब मुगलों से छिन गया। ये कांधार का एरिया अब मुगलों से छिन गया है। ठीक है, ये हुआ जहांगीर के विजय अभियानों के बारे में। खत्म होता है क्या? जहांगीर के विजय अभियान। अब देखते हैं उनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, देखते हैं फैक्ट उनके बारे में। देखते हैं जहांगीर के शासनकाल के बारे में कुछ और तथ्य जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हुई उनके समय में और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य जहांगीर के द्वारा किए गए हैं। ये जानने का प्रयास अपन करने वाले हैं आगे की हमारी क्लास में। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है क्या? खुर्रम का भी विद्रोह हुआ है। किसका विद्रोह हुआ है? खुर्रम का भी विद्रोह हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे हुआ था कि खुद जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, वही देख सीख लगाए हैं। ठीक है, वही देख सीख लगाए हैं। अब जैसी करनी वैसी भरनी। जो बच्चे देखते हैं ना वही सीखते हैं, जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। इसी कारण जहांगीर का देख सीख ही उनके पुत्र सबसे पहले कौन थे? खुसरो थे। सबसे पहले खुसरो ने विद्रोह किया था। अब खुर्रम जो कि उनके लिए पूरा भारत जीते हैं, वो ही विद्रोह कर दिए हैं, वो ही विद्रोह कर दिए हैं अपने पिता जहांगीर के खिलाफ ही। कब की बात है? 1623 की बात है। 1623 में खुर्रम ने जहांगीर के अगेंस्ट कर दिया है, विद्रोह कर दिया है, खुद को इंडिपेंडेंट शासक घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया है। लेकिन कुछ साल बाद, 3 साल बाद उनको समझ में आ जाएगा क्या कि अगर मुझे भारत में कब्जा करना है, मुझे भारत पर शासन करना है, मतलब क्या है? माफी मांगना जरूरी है। माफी मांगना जरूरी है। अगर माफी मांगेंगे तभी वो अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और तभी मुझे भारत पर अधिकार करने को मिलेगा। यह जानकर खुर्रम ने अर्थात शाहजहां ने 1626 में अपने पिता से माफी मांग ली है और जहांगीर ने उन्हें माफ कर दिया। जहांगीर ने उन्हें माफ कर दिया। अकबर ने भी जहांगीर को माफ किया था, इन्होंने भी इसे माफ कर दिया है। ठीक है, जहांगीर ने भी शाहजहां अर्थात खुर्रम को माफ कर दिया। कब? 1626 की बात है, जब इन्होंने क्षमा मांगी है तब जहांगीर ने उन्हें माफ कर दिया है। ठीक है, ध्यान देना, एक पॉइंट महत्वपूर्ण है जो छूटा हुआ है पिछले में। जब जहांगीर शहजादे हैं और शासक कौन है? बादशाह अकबर। शासक कौन है? बादशाह अकबर। तब किसी बात को लेकर अबुल फजल और जहांगीर में मतभेद हो गया। ठीक है, अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक हैं और अकबर के पुत्र जहांगीर के मध्य किसी बात को लेकर मतभेद हो गया है। तब जहांगीर ने सुपारी दी है मतलब किसी को ठेका दिया क्या? मर्डर करने के लिए। अबुल फजल का मर्डर करना, उनकी हत्या करनी है, इसलिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? वीर सिंह मुंदेला। नाम क्या है? वीर सिंह मुंदेला को कहा है क्या कि आपको अबुल फजल की हत्या करनी है। और जहांगीर के इशारे पर ही वीर सिंह मुंदेला ने अकबर के शासनकाल में ही अबुल फजल की हत्या कर दी। जब अबुल फजल की हत्या कर दिया तब जहांगीर क्या है? वीर सिंह मुंदेला से अत्यंत प्रसन्न है। और जब वह मुगल बादशाह बनेगा, जब जहांगीर मुगल बादशाह बनेगा, तब इस वीर सिंह मुंदेला को बहुत सारा क्या देगा? पुरस्कार देगा, क्योंकि इन्होंने उसका काम किया था, अबुल फजल की हत्या की थी। इसीलिए जब जहांगीर मुगल बादशाह बनते हैं तब वीर सिंह मुंदेला को क्या करेंगे? सम्मानित करेंगे। क्वेश्चन पूछ चुका है कि अबुल फजल की हत्या किसके इशारे पर हुई थी? जहांगीर के इशारे पर हुई थी। किसने किया था? वीर सिंह मुंदेला ने किया था। ठीक है, वीर सिंह मुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। ये पॉइंट छूट चुका था अकबर के शासनकाल के दौरान ही, लेकिन यहां अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा क्या? अकबर ने एक नवीन धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने एक नवीन धर्म की स्थापना की थी। धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। साथ ही साथ अकबर ने एक नया कैलेंडर चलाया है। उस कैलेंडर को नाम बोला गया क्या? इलाही संवत। क्या बोला गया था? इलाही संवत बोला गया था। कल हमने पढ़ा क्या? अकबर ने एक नवीन धर्म की स्थापना की और धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही। साथ ही साथ उन्होंने एक कैलेंडर चलाया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलाही संवत। क्या बोलते हैं? इलाही संवत बोलते हैं। किसने चलाया है? अकबर ने चलाया क्या? इलाही संवत। अब जब जहांगीर बादशाह बन गए तब इन्होंने दीन ए इलाही को समाप्त किया है।
ठीक है, जब जहांगीर बादशाह बन गए हैं तब इन्होंने दीन ए इलाही नामक धर्म को समाप्त किया है। ध्यान देना, इलाही संवत चल ही रहा है, इलाही संवत चल रहा है, उन्होंने कैलेंडर को बंद नहीं करा है, केवल धर्म को ही बंद करा है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन अलग बनता है कि इलाही संवत खत्म किसने किया, उससे भी एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इलाही संवत प्रारंभ किसने कराया है, अकबर ने। दीन इलाही प्रारंभ किसने किया है, अकबर ने। दीन इलाही धर्म को समाप्त किसने किया है, जहांगीर ने किया है। किसने किया है, जहांगीर ने इस दीन इलाही धर्म को समाप्त कर दिया है। जहांगीर के बारे में बोलते हैं क्या कि ये एक न्यायप्रिय शासक थे। जहांगीर जो है जनता को न्याय मिले इसके लिए क्या है, बहुत सजग हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने यमुना के तट पर एक सोने की जंजीर लगवाई है। ठीक है, जो जहांगीर है न्यायप्रिय है और किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए दर दर भटकना ना पड़े, इसी प्रयोजन से उन्होंने यमुना के तट पर एक सोने की जंजीर लगवाई है। ऐसा माना जा रहा था क्या कि अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो उस जंजीर के माध्यम से वो बादशाह के समक्ष आह्वान कर सकता है न्याय के लिए। ठीक है, न्याय के लिए बादशाह के समक्ष आह्वान कर सकता है उस जंजीर के माध्यम से। मतलब प्रजा और बादशाह के मध्य क्या है, डायरेक्ट संबंध हो गया है। न्याय के क्षेत्र में क्या है, प्रजा और राजा के मध्य डायरेक्ट संबंध हो गया है उस जंजीर के माध्यम से। इसीलिए बोला जाता है क्या कि जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक थे। ठीक है, इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे मदिरा एवं मादक द्रव्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है। जहांगीर ने मदिरा एवं मादक द्रव्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया था आरंभ में, लेकिन बाद में जहांगीर खुद ही अत्यंत विलासी प्रवृत्ति के हो जाएंगे और पूरा राज्यकाज नूरजहां को सौंप देते हैं। ठीक है, अपने अंतिम समय में उन्होंने क्या किया है, पूरा राज्यकाज कौन देखती है, नूरजहां देखती है, उनके इशारे पर ही हर चीज होता है। हमने देखा भी है क्या कि जहांगीर के सिक्कों पर नूरजहां का नाम भी अंकित होता है। मतलब क्या है, पूरा शासन का बागडोर संभाल कौन रहा है, नूरजहां संभाल रही। कौन संभाल रही है, नूरजहां संभाल रही है। आरंभ में इन्होंने इन पर बैन लगाया था, लेकिन बाद में खुद ही अत्यंत विलासी प्रवृत्ति के हो जाएंगे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समय में दो महत्वपूर्ण अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ है। दो महत्वपूर्ण अंग्रेज व्यक्तियों का भारत में आगमन हुआ है। कौन कौन है वो, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के समय में ही भारत आए थे। ठीक, इसके बारे में आधुनिक भारत जब अपन डील करेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों आए थे और इनको कौन कौन से अधिकार बादशाह जहांगीर के द्वारा प्रदान किए गए। ठीक, याद रखना भी कि कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आए थे। ठीक है, खत्म होता है क्या, महत्वपूर्ण घटनाएं जहांगीर के समय में। अब देखते हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र में जहांगीर का योगदान क्या है। सबसे पहले क्या है, अकबर का मकबरा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुगल बादशाहों के बारे में मकबरे से क्वेश्चन पूछता है प्री में, व्यापम में। ठीक है, बाबर का मकबरा कहां है, काबुल में। बाबर का मकबरा कहां है, काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहां है, दिल्ली में। दिल्ली में। अब थर्ड बादशाह कौन है, अकबर। अब जब अकबर की मृत्यु हो गई है तब उनका मकबरा जहांगीर के शासनकाल में आगरा के पास सिकंदरा में बनाया गया है। कहां बनाया गया है, आगरा के पास सिकंदरा नामक स्थान में अकबर का मकबरा बनवाया गया जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, इसी का नाम क्या बोल रहे हैं, जहांगीर कालीन स्थापत्य कला का नमूना है क्या, आगरा का मकबरा। सेकंड देखते हैं अपन कौन, इत्माद दौला का मकबरा। क्या देख रहे हैं अपन, इत्माद दौला का मकबरा। कौन थे इत्माद दौला, ये नूरजहां के पिता थे। कौन थे ये, नूरजहां के पिता। हम लोग पढ़े ना, नूरजहां के पिता का नाम क्या था, इत्माद दौला। माता का नाम क्या था, अस्मत बेगम, जो कि इत्र बनाती थी। ठीक है, पिता का नाम क्या है, इत्माद दौला। जब इत्माद दौला की मृत्यु होगी तब नूरजहां ने अपने पिता की याद में क्या बनाया है, इत्माद दौला का मकबरा आगरा में बनवाया है। किसने बनवाया है, नूरजहां ने बनवाया है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान नूरजहां ने आगरा में अपने पिता इत्माद दौला का मकबरा बनवाया था। ठीक है, स्थापत्य कला तक समाप्त। अब आते हैं, अगर क्वेश्चन पूछता प्री में कि मुगल चित्रकारी की नींव किसने रखी है, हुमायूं ने रखी है। किसने रखी है, हुमायूं ने। मैं वहां पर हाईलाइट कराया हूं, थोड़ा जोर देके बोला हूं क्या कि मुगल चित्रकला की नींव किन के समय रखी गई है, हुमायूं के समय में। जबकि
चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका एक बार कि चित्रकला का स्वर्णकाल किन के शासनकाल को बोलते हैं? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। तो जहांगीर है संगीत एवं कला का बहुत बड़ा प्रेमी है। सैकड़ों नर्तक और कलाकार इनके दरबार में रहते हैं और इनके समय में ही, जहांगीर के समय में ही 1610 ईस्वी में सोमनाथ ने राग वियोग की रचना की है। तो जहांगीर क्या है? संगीत एवं कला के प्रेमी हैं और इनके समय में ही 1610 में सोमनाथ ने राग वियोग की रचना की है। प्री में पूछ सकता है क्या? राग वियोग की रचना किसने की है? सोमनाथ ने की। किनके समय में? जहांगीर के समय में इन्होंने राग वियोग की रचना की है। ठीक है, हमने पढ़ा है एक पुस्तक के बारे में, नाम है क्या? तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी, जो कि क्या है? बाबर की आत्मकथा थी। बाबर की आत्मकथा मतलब किसने? बाबर ने लिखी है, अपने बारे में लिखी है। वैसे ही सेम पुस्तक क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी है, मतलब क्या है? तुजुक ए जहांगीरी कौन लिखेगा? जहांगीर ही लिखेगा। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक आत्मकथा है। तुजुक ए जहांगीरी क्या है? एक आत्मकथा है जो कि जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। लेकिन सुनिए, एक बार क्वेश्चन पूछता है यूपी पीसीएस में कि तुजुक ए जहांगीरी को पूर्ण किसने किया है? तुजुक ए जहांगीरी को पूर्ण किसने किया है? और वहां पर जहांगीर का नाम नहीं था, वहां पर जहांगीर का नाम ऑप्शन में नहीं था। सुनिए बात, तो तुजुक ए जहांगीरी है वो क्या है? जहांगीर की आत्मकथा है, जिसमें आरंभिक 16 वर्षों का इतिहास, आरंभिक 16 वर्षों तक का इतिहास किसने लिखा है? स्वयं जहांगीर ने लिखा है। ये पुस्तक क्या है? जहांगीर की आत्मकथा, जिसमें आरंभिक 16 वर्षों का इतिहास जहांगीर ने स्वयं लिखा है। लेकिन इसके बाद इस तुजुक ए जहांगीरी बुक को कंप्लीट किसने किया है? मुतमिद खां एवं मोहम्मद हादी ने कंप्लीट किया। मुतमिद खां एवं मोहम्मद हादी ने इस बुक को कंप्लीट किया है। अगर एग्जाम को टफ बनाना है, कॉम्प्लेक्स करना है, तब ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि तुजुक ए जहांगीरी को समाप्त किसने किया है? मुतमिद खां एवं मोहम्मद हादी ने इस बुक को समाप्त किया। क्लियर है? जहांगीर आपका समाप्त होता है। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र शाहजहां अर्थात खुर्रम क्या बनेगा? अब अगला बादशाह बनेगा। ठीक है, उनके बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, क्लियर सब? उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।